देखिए, इतिहास में ना बहुत कम शासकों को महान या द ग्रेट का दर्जा मिलता है। आज हम एक ऐसे ही मुगल बादशाह की कहानी जानेंगे, अकबर, जिन्हें दुनिया अकबर द ग्रेट के नाम से जानती है। तो सवाल यह है कि आखिर एक 13 साल का लड़का जो पढ़ना लिखना तक नहीं जानता था, उसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक कैसे बना दिया। यही सवाल, यही विरोधाभास अकबर की पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा किशोर जिसके हाथ में एक बिखरता हुआ साम्राज्य था, वो आखिरकार इतिहास के सबसे कामयाब शासकों में से एक बना कैसे। चलिए इसी सफर को समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम अकबर के जीवन के 5 अलग-अलग पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले वो कैसे एक अप्रत्याशित उत्तराधिकारी बना, फिर कैसे उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, उसके बाद उसका प्रशासन कितना कुशल था, फिर उसकी सत्य की खोज और आखिर में वो स्थायी विरासत जो वो पीछे छोड़ गया। आइए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक अप्रत्याशित उत्तराधिकारी। देखिए, अकबर की कहानी किसी आलीशान महल में पैदा हुए शहजादे की तरह शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है निर्वासन और अनिश्चितता के बीच, जहां सिंहासन तो बस एक दूर का सपना था। अकबर की जिंदगी का शुरुआती दौर किसी तूफान से कम नहीं था। सोचिए, 1542 में उनका जन्म ही निर्वासन में हुआ। 1555 में पिता हुमायूं ने जैसे तैसे दिल्ली वापस तो जीती, लेकिन कुछ ही महीने बाद 1556 में उनकी अचानक मौत हो गई और महज 13 साल की उम्र में अकबर के कंधों पर एक ऐसे साम्राज्य का बोझ आ गया जो सच पूछिए तो नाम का ही था। अब इतने छोटे बादशाह के लिए एक सहारे की जरूरत तो थी ही, और वो सहारा बने उनके संरक्षक बैरम खान। बैरम खान सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो एक चट्टान की तरह थे, जिन्होंने उन शुरुआती मुश्किल सालों में युवा सम्राट को हर खतरे से बचाया और साम्राज्य को बिखरने से रोका। और फिर आता है वो एक लम्हा जो इतिहास का रुख मोड़ देता है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक तरफ हिमू की विशाल सेना मुगलों पर पूरी तरह हावी, मतलब जीत तो पक्की ही लग रही थी, लेकिन तभी किस्मत का खेल देखिए। एक तीर, सिर्फ एक तीर सीधा हिमू की आंख में जा लगता है और बस उसी एक पल ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की जो नींव हिल रही थी ना, वो हमेशा के लिए मजबूत हो गई। तो अब दूसरा पड़ाव, साम्राज्य निर्माता। सिंहासन तो बच गया था, लेकिन अब बारी थी उसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्य में बदलने की, और इसके लिए अकबर ने सिर्फ तलवार का नहीं बल्कि दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल किया। अकबर ये बात अच्छी तरह जानते थे कि राजपूतों के बिना हिंदुस्तान पर राज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक दोहरी रणनीति अपनाई। कुछ राजपूत राजाओं को संधियों और शादियों के जरिए दोस्त बनाया, जैसे आमिर के राजा, और जो नहीं माने, जैसे मेवाड़, उनके खिलाफ अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। इसी संघर्ष का एक बहुत मशहूर अध्याय है हल्दी घाटी की लड़ाई। इस युद्ध का असल नतीजा क्या निकला, इस पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा उतना सीधा और साफ नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और अकबर की नज़र सिर्फ राजपूताना पर नहीं थी। उनके विजय अभियान मालवा से लेकर बंगाल तक और काबुल से लेकर दक्कन तक फैले। हर जीत के साथ मुगल साम्राज्य का नक्शा बड़ा होता जा रहा था। और हाँ, इसी दौरान गुजरात में अकबर ने पहली बार समुंदर देखा था। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, कुशल प्रशासक। देखिए, साम्राज्य जीत लेना एक बात है, लेकिन इतने बड़े और विविध देश को एक साथ चलाना यह बिल्कुल दूसरी बात है। अब देखते हैं कि अकबर ने यह जादू किया कैसे। इसका सबसे बड़ा जवाब था मनसबदारी प्रथा। आप इसे आज के सिविल और मिलिट्री रैंकिंग सिस्टम जैसा समझ सकते हैं। हर अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था, जिससे उसका वेतन और उसकी जिम्मेदारियां तय होती थीं। ये एक कमाल का सिस्टम था, जिसने एक बहुत ही संगठित और वफादार प्रशासन की नींव रखी। प्रशासन का दूसरा मजबूत स्तंभ था 10 साला बंदोबस्त। इसे अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने शुरू किया था। इस व्यवस्था ने टैक्स कलेक्शन को बहुत पारदर्शी और अनुमानित बना दिया। अब टैक्स पिछले 10 सालों की औसत पैदावार के आधार पर तय होता था, जिससे किसानों और सरकार दोनों को पता रहता था कि क्या उम्मीद करनी है। लेकिन अकबर के सुधार सिर्फ खजाने भरने तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने कई ऐसे सामाजिक कदम उठाए जो अपने समय से बहुत आगे थे, जैसे युद्धबंदियों को गुलाम बनाने पर रोक लगा दी, हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, और सबसे बड़ा कदम, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर भी खत्म कर दिया। ये फैसले एक सहिष्णु और एकजुट हिंदुस्तान बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित हुए। और अब चौथा पड़ाव,
सत्य का खोजी। तलवार और प्रशासन की दुनिया से हटकर अब हम अकबर के मन और आत्मा की दुनिया में झांकते हैं। ये वो जगह थी जहां एक सम्राट अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं से जूझ रहा था। यहाँ एक और बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अकबर खुद पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन ज्ञान के लिए उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। उनका दरबार विद्वानों, कवियों और दार्शनिकों से हमेशा भरा रहता था, और वो घंटों तक बैठकर उनसे ज्ञान की बातें सुनते रहते थे। ज्ञान की इसी प्यास ने इबादत खाना यानी पूजा घर को जन्म दिया। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां हिंदू पंडित, मुस्लिम उलेमा, ईसाई पादरी और पारसी विद्वान सब एक साथ बैठकर अपने अपने धर्म पर बहस कर रहे हैं, और सम्राट अकबर चुपचाप सबकी बातें सुन रहे हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर परम सत्य क्या है। लेकिन इसमें एक समस्या थी। जब हर धर्म के गुरु अपने अपने धर्म को ही सबसे अच्छा बताते थे, तो फिर किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा जाए? अकबर का जवाब था मजहर नाम का एक फरमान। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इसमें कहा गया कि अगर धार्मिक विद्वानों में किसी बात पर सहमति ना बने तो आखिरी फैसला बादशाह का होगा। इस एक फरमान ने अकबर को धर्म के मामलों में भी सबसे ऊपर ला खड़ा किया। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और अंतिम पड़ाव पर, स्थायी विरासत। देखिए, शासक तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी विरासत कला, संस्कृति और इमारतों में हमेशा जिंदा रहती है। तो देखते हैं कि अकबर ने हमारे लिए क्या छोड़ा। अकबर का दरबार उस जमाने की प्रतिभाओं का एक केंद्र था। इन्हें हम नवरत्न या 9 रत्नों के नाम से जानते हैं। ये एक तरह की ड्रीम टीम थी, जिसमें अबुल फजल जैसे लेखक थे, तानसेन जैसे संगीत के जादूगर थे, और बीरबल जैसे हाजिर जवाब सलाहकार भी शामिल थे। अकबर की विरासत आज भी लाल पत्थर में जिंदा है, चाहे वो आगरा का मजबूत किला हो, सपनों का शहर फतेहपुर सीकरी हो, या फिर गुजरात विजय की निशानी बुलंद दरवाजा हो। ये इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि अकबर के उस विजन का प्रतीक हैं, जहां फारसी और भारतीय शैलियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, अकबर कौन थे? एक सहिष्णु शासक जिसने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, या एक क्रूर विजेता जिसने ताकत के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया? शायद सच ये है कि वो दोनों थे, और यही जटिलता, यही विरोधाभास अकबर को सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि अकबर महान बनाता है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।